हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग डेटा बेस्ड लेक्चर। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज्ड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स एंड लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया। इसको SAS सर्वे भी कहा जाता है। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं ये मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होंगी किसी के लिए भी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या हमारे जो फार्मर्स हैं या हमारी लैंड होल्डिंग पैटर्न क्या है, इनकी समझ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले तो टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, इंडियन एग्रीकल्चर हमारे फार्मर्स लगातार डिस्ट्रेस में देखे जाते रहे हैं और इस डिस्ट्रेस को चाहे फार्मर सुसाइड्स हो या उनकी इनकम लेवल जो कम है वो हो, इन सभी में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा जाता है। फार्मर सुसाइड, लो फार्मर इनकम ऐसे ट्विन चैलेंजेस हैं जो एक्चुअली हमें फोर्स करते हैं कि किस तरीके से हम एक अप्रोच, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच डेवलप करें जो एक्चुअली हमारे फार्मर्स के इनकम को बढ़ा सके और उनके डिस्ट्रेस को, उनके सुसाइड्स एक्सेट्रा को कम कर सके, खत्म कर सके। और जो फार्मर्स के इनकम को बढ़ा सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके इनपुट्स या उनकी कॉस्टिंग को कैसे हम कर सकें, उनके प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करने में कैसे उनकी मदद कर सकें, बेटर प्राइस कैसे दिलवा सकें, ये कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पे एक साथ मिलकर हमको काम करना होगा। इन पे आप तब तक काम नहीं कर पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग या उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर विदाउट डेटा या विदाउट डेटा बेस्ड डिसीजन आपके अंडरस्टैंडिंग डिसीजन या आपका हो सकता है हंच या आपका हो सकता है गैस इंट्यूशन सिर्फ आपके गैस वर्क पर हो, उससे आप एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, इफेक्टिव पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। तो आज का लेक्चर आपको वो फॉर्डर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा जिससे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को समझ पाने में और ज्यादा कैपेबल हो जाएं। जो लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स एंड लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया SAS सर्वे रिलीज किया गया है। और कौन ये सर्वे कैरी आउट करता है? ये सर्वे कैरी आउट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO ऑफिस। और ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जुलाई 2018 से लेके जून 2019, मतलब पैंडेमिक से पहले का डेटा। SAS सर्वे एक्चुअली सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट माना जाता है फार्म इनकम्स से रिलेटेड पूरे कंट्री में। क्या है SAS सर्वे? अभी जो डेटा रिलीज किया जा रहा है ये 77th राउंड का है और इसको कैरी आउट किया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और सर्वे का जो टाइटल है ये है लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स। अच्छा, ये सर्वे रूरल अर्बन दोनों एरियाज में किया जाता है? नहीं, ये सर्वे सिर्फ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाता है। इस सर्वे से पहले लैंड एंड लाइवस्टॉक सर्वे होल्डिंग LHS और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, ये दो अलग अलग सेपरेट या अलग अलग सेट्स ऑफ हाउसहोल्ड्स पे दो सेपरेट सर्वे किए जाते थे। लेकिन अब एक कंबाइंड सर्वे है, रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए है, 77th राउंड है और NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको कंडक्ट कर रहा है। कुछ डेफिनेशंस पहले इसकी समझ लें कि इस सर्वे में एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की डेफिनेशन क्या है। ऐसा कोई भी हाउसहोल्ड जो 365 डेज मतलब एक साल के अंदर अगर 4000 रुपीज से ज्यादा उसकी फार्म प्रोड्यूस की वैल्यू गेन करता है किसी भी एक्टिविटी में, चाहे बी कीपिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, फॉडर क्रॉप्स हो, प्लांटेशन क्रॉप्स हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड कहा जाएगा। इसके अलावा अगर उस हाउसहोल्ड का कम से कम एक मेंबर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पिछले 365 डेज या एक साल के अंदर, तो वो एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की डेफिनेशन में आएगा। इसकी एक पहली मेजर अगर आप फाइंडिंग देखें तो इसकी पहली मेजर फाइंडिंग है कि हमारे 1/3 जो इंडियन फार्मर्स हैं वो खुश नहीं है इस चीज से कि उनकी प्रोड्यूस या उनकी बेसिकली कमाई या उपज का उनको प्राइस क्या मिलता है। 40% जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन बास्केट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है CPI, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट करता है फूड आइटम्स का, मतलब नॉन फूड आइटम्स 60% और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 40% ये हमारे फूड आइटम्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फूड प्राइस इन्फ्लेशन ये एक मेजर इश्यू हो जाता है पॉलिसी मेकर्स के सामने। एक तरफ तो आपको फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, मतलब उनको बेटर प्राइस आपको इंश्योर करना होगा उनकी फार्म प्रोड्यूस के लिए, वहीं आपको सभी के लिए इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है क्योंकि 40% आपका इन्फ्लेशन फूड आइटम से ही ड्रिवन होगा। क्या राइट बैलेंस हो सकता है, इसी को लेके हमेशा पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बड़ी कश्मकश बनी रहती है। फाइंडिंग्स ये भी कहता है कि रफली हर तीसरा किसान, एवरी थर्ड फार्मर
इज अनहैप्पी विद द प्राइसेस ही रिसीव्स फ्रॉम द मार्केट, कि मार्केट में अगर प्राइस अपने प्रोड्यूस बेचने जाए तो जो प्राइस उसको मिलता है उससे खुश नहीं है। ये जो प्राइसेस का डिसअपॉइंटमेंट है, ये एक्चुअली इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन या उनकी फार्म इनकम पिछले कई डिकेड्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज ना होने की वजह से एक्यूमुलेट इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्राइस का जो डिससैटिस्फैक्शन है, ये अगर आप हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की बात कर लें तो उसमें और कहीं ज्यादा दिखाई देता है कंपेयर टू सीरियल्स, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बास्केट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इस ग्राफ को अगर आप देख लें तो इसमें डिससैटिस्फैक्शन विद प्राइस इज बिगर अमंग हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, की मतलब जो शेयर है हाउस होल्ड्स का, जो खुश नहीं है, डिससैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको जो प्राइस है वो एक्चुअली कम मिल रही है मार्केट प्राइस से, ऐसे कितने परसेंट फार्मर्स हैं? तो जो फ्लावर क्रॉप्स के फार्मर्स, ऐसा लगता है ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा फार्मर्स हमारे खुश नहीं है। सिमिलरली डाइज और जो टैनिंग मटेरियल है उसके रफली 70-75% ज्यादा खुश नहीं है। ट्यूबर क्रॉप्स के रफली 50%, बाकी फूड क्रॉप्स का रफली 45 टू 50 की रेंज में, वेजिटेबल रफली 45 टू 50 की रेंज में, फाइबर्स रफली 30-35%, ऑयल सीड, पल्सेस, फ्रूट एक्सेट्रा। मतलब एरोमेटिक प्लांट्स के जो फार्मर्स है सबसे सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की अच्छी प्राइस शायद मिल रही हो, फॉडर क्रॉप्स में सेटिस्फैक्शन दिखता है, ड्रग्स और नार्कोटिक्स में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, शुगर क्रॉप्स, शुगर केन एक्सेट्रा में भी फार्मर सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी हो, कॉफी हो एक्सेट्रा, उसमें सिर्फ 20-25% डिससैटिस्फैक्शन है। सीरियल्स मतलब कि हमारा पैडी हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया एक्सेट्रा, इनमें 20-25% ही डिससैटिस्फैक्शन है। इसका मतलब फ्लावर क्रॉप्स, डाइज एंड टैनिंग, ट्यूबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, इनमें डिससैटिस्फैक्शन लेवल हमारे फार्मर्स का ज्यादा है प्राइस रियलाइजेशन को लेके। वहीं एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉडर क्रॉप्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, सीरियल्स, इनमें सेटिस्फैक्शन लेवल कहीं ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि एक्चुअली जो भी फार्म रिफॉर्म्स या जो 3 फार्म लॉज प्रपोज किए गए थे, क्या इससे बेटर प्राइस मिलने में मदद हो पाएगी? इस पे जो हमारा लेक्चर है 3 फार्म लॉज, 3 कृषि बिलों का, उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ हमारा एमएसपी पे जो रीसेंट लेक्चर रिलीज हुआ है, तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है एपीएमसीज का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, क्या सिस्टम है एमएसपीज का। यह रिपोर्ट कहती है कि एक्चुअली एपीएम्स की मोनोपोली नहीं कही जा सकती, क्योंकि जैसा हमने भी अपने लेक्चर्स में बताया, या शांताराम कमेटी 2015 की भी रिपोर्ट है कि सिर्फ 6% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स ही अपनी क्रॉप्स को एपीएमसीज में, मंडीज में बेचते हैं। इसका मतलब रफली 70-80% जो प्रोड्यूस है इसको ओपन मार्केट में बेचा जाता है प्राइवेट प्लेयर्स के पास। लेकिन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि फार्मर्स जो एक्चुअली ओपन मार्केट में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल उन फार्मर्स के मुकाबले जो एपीएमसीज या मंडीज या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में बेचते हैं, उसके मुकाबले उनका सेटिस्फैक्शन कहीं कम है। ओपन मार्केट में बेचेंगे आप शायद उतने सेटिस्फाइड ना हो जितने आप एपीएमसी या मंडी में बेचकर हो जाएं। सबसे सेटिस्फाइड फार्मर्स कौन से हैं? ऐसे फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस ना ही तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते हैं, ना ही एपीएमसीज में बेचते हैं, जो एक्चुअली बेचते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको एफपीओज भी कहा जाता है। ऐसे फार्मर्स का सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट पे दिखाई देता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें क्लियरली दिखता है, और पिछले हम 2-3 लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एपीएम्स की जो एक भ्रांति है, एक मिथ है कि इनकी मोनोपोली है, कि सारी की सारी क्रॉप्स एपीएमसी में ही बेची जाती है। ऐसा नहीं है। ऑयल सीड्स में आप देख लीजिए, सिर्फ 11.6% प्रोड्यूस ही एपीएमसी में बेची जाती है, लोकल मार्केट में 77.8%, कॉपरेटिव्स में भी एक स्मॉल अमाउंट, गवर्नमेंट एजेंसीज को स्मॉल अमाउंट, प्राइवेट प्रोसेसर्स को भी स्मॉल अमाउंट एक्सेट्रा। इसी हिसाब से बाकी फूड क्रॉप्स सिर्फ 9% एपीएमसीज को, फाइबर्स ओनली 8.9% एपीएमसीज को, मेडिसिनल प्लांट्स 8.7% एपीएमसीज को, पल्सेस 8.4%। उसके अलावा आप कॉन्डिमेंट स्पाइसेस देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, फॉडर क्रॉप्स देख लीजिए, वेजिटेबल्स, फ्लावर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ज्यादातर अगर आप देखेंगे शुगर क्रॉप्स के अलावा, क्योंकि शुगर क्रॉप्स का जैसा हमारा पिछला एमएसपी का लेक्चर रहा, उसमें जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से गवर्नमेंट फोर्स करती है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को तो बेचेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी उससे कम पे नहीं खरीद पाएंगे। इसकी वजह से 34.4% आप देखते हैं प्राइवेट प्रोसेसर्स का या कॉपरेटिव्स का या गवर्नमेंट एजेंसीज का। इस वजह से शुगर केन के केस में या शुगर क्रॉप्स के केस में ज्यादा चंक दिखाई देता है। इसका मतलब कि एक्चुअली एपीएम्स की एग्जैक्ट मोनोपोली नहीं है, क्रॉप के हिसाब से वेरी करती है,
और सीरियल्स की अगर हम बात देखें तो 6-7% ज्यादा सीरियल्स, जैसे कि मतलब कि गेहूं, पैडी, राइस एक्सेट्रा, वैसे ही मंडी एपीएमसीज में नहीं बेचे जाते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग ग्राफ कि जो फार्मर्स है, किसान है, जो एक्चुअली ना ही तो एपीएमसी या मंडीज को बेचते हैं, ना ही प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन मार्केट में बेचते हैं, लेकिन जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओस को बेचते हैं, वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप इनपुट डीलर्स की बात करें तो 46.5% सेटिस्फैक्शन है, प्राइवेट प्रोसेसर्स की बात करें तो 56.2% है। मतलब कि एक्चुअली कितना परसेंट मार्केट सेटिस्फाइड है, कितना परसेंट मार्केट अनसेटिस्फाइड है। एपीएमसी 59.8, लोकल मार्केट 61.8। एफपीओस का सेटिस्फैक्शन अगर आप देखें, जो भी किसान एफपीओस को बेचते हैं 85.5% किसान उसमें सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। वहीं मंडी में एपीएमसी में 59.8%, लोकल मार्केट में 61.8%। डीलर से इनपुट डीलर्स को जो बेचते हैं सबसे कम सेटिस्फाइड हमको दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज 78%, कॉर्पोरेटिव्स रफली अगेन 78%। तो पहली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि 1/3 से ज्यादा किसान उनको जो प्राइस मिलती है उससे खुश नहीं है। सेकंड, एपीएमसीज की मोनोपोली नहीं है। और थर्ड, जो एफपीओस को हमारे किसान अपना प्रोड्यूस बेचते हैं वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड 85.5% पर दिखाई देते हैं। जो फार्मर प्रोटेस्ट हुई हैं, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स द्वारा, उसके बाद तीनों जो फार्म लॉज हैं, कृषि कानून है, उनको वापस भी ले लिया गया है और अब एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, उसकी डिमांड बेसिकली बढ़ रही है। इसका अगर आप एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन देख लें तो इसमें जो कल्टीवेटर्स का शेयर है, जो एपीएमसीज में बेसिकली बेचते हैं, उनको अगर आप प्लॉट करेंगे कि उनकी लैंड की साइज कितनी बड़ी है उसके मुकाबले, तो ये ग्राफ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको निकालकर बता पाएगा। मतलब जो फार्मर्स हैं, जो खासतौर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये ज्यादा हिस्सा अपनी प्रोड्यूस का एपीएमसीज को बेचते हैं, तो एक्चुअली अगर एपीएमसीज नहीं रही या कमजोर हो गई तो हो सकता है इन एरियाज के किसानों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान का जो कंट्रीब्यूशन है एपीएमसीज की सेल में वो सबसे ज्यादा है पूरे कंट्री में। इसके अलावा जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, मतलब जिनके बड़े खेत हैं, लैंड होल्डिंग्स बड़े हैं, ऐसे किसान प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा बेचते होंगे, एपीएमसी ज्यादा बेचते होंगे एपीएमसीज को। और अगर आप हरियाणा में देख लें, पंजाब में देख लें, तो लैंड की साइज बड़ी वहां पे समझी जाती है, तो वो किसान एपीएमसीज को ज्यादा बेचते हैं। इसकी वजह से अगर एपीएमसीज पे कोई भी इंपैक्ट होता है तो सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा? ऐसे एरियाज में जहां पे लार्ज लैंड होल्डिंग हो, और लार्ज लैंड होल्डिंग वाले किसान हमारे एपीएमसीज को बेचते हैं, तो इस वजह से हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका हो सकता है। इस ग्राफ में आप देख लीजिए, इस ग्राफ में एक तरफ तो आप शेयर ऑफ कल्टीवेटर्स देखेंगे जो कि एपीएमसीज में सेल करते हैं, दूसरी तरफ आपका जो एवरेज लैंड साइज है कल्टीवेटर्स का हेक्टेयर्स में, उसको आप समझ लीजिए। केरला और वेस्ट बंगाल, मतलब यहां पे जो एवरेज साइज है कल्टीवेटर्स की, लैंड साइज है, बहुत छोटी समझी जाती है। इस वजह से इन एपीएमसीज में बहुत ज्यादा ये नहीं बेचते हैं। वहीं अगर आप यूपी में देख लें, सिमिलर स्टोरी, खासतौर से ईस्टर्न यूपी में लैंड होल्डिंग साइजेस छोटे किसान हैं, छोटे खेत हैं, एपीएमसीज में बहुत ज्यादा नहीं बेचते हैं। वेस्टर्न यूपी की स्टोरी अलग समझ सकते हैं। सेम स्टोरी ओडिशा की, सेम स्टोरी अब तमिलनाडु की। छत्तीसगढ़ में लैंड होल्डिंग साइज थोड़ी बढ़ने लगती है, लेकिन एपीएमसीज में उसकी बहुत ज्यादा सेल नहीं दिखाई देती है। गुजरात, इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, जिसमें लैंड होल्डिंग साइज भी थोड़ी बड़ी है और एपीएमसीज में भी काफी अमाउंट, मतलब रफली 15% के आसपास किसान वहां के बेचते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान एक ब्रैकेट में आप समझ सकते हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1.5 to 2.0 हेक्टेयर्स के आसपास है और रफली 10 to 12% अपनी प्रोड्यूस का एपीएमसीज में बेचते होंगे। पंजाब और हरियाणा में आप देखिए, वहां पे लैंड होल्डिंग साइज भी सबसे बड़ी है और जो एपीएमसीज में बेचते हैं, खासतौर से हरियाणा, पंजाब में आप देख लेंगे तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देती है। जो बड़े फार्मर्स हैं ये एक्चुअली क्योंकि एपीएमसीज को बेचते हैं, तो इस वजह से कोशिश में है कि एपीएमसीज पे कोई इंपैक्ट ना हो। और क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले जो लोग एपीएमसीज को बेचते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, और जो एफपीओस को बेचते हैं वो तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे किसानों का कुछ इन डेटा पॉइंट्स या इन ग्राफ से, इस इंफॉर्मेशन, ऐसे सर्वे की फाइंडिंग से भी रिलेशन हमको दिखाई देता है। जो लार्ज फार्मर्स हैं ये भी अगर आप देखें तो सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन इतने सेटिस्फाइड हमको नहीं दिखाई देते।
अगर आप इसमें देख लें तो पहला अगर आप ग्राफिकल पॉइंट देखें तो जो लैंडलेस मार्जिनल मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम जिनकी लैंड होल्डिंग्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल 61% है। 34.2% नॉट सेटिस्फाइड हैं। स्मॉल और मीडियम लैंड होल्डिंग्स है मतलब 1 से 10 हेक्टेयर्स के बीच में उनका सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा ज्यादा है 64.3%। वहीं जो लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है उनका और थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा दिखाई देता है 64.9%। मेजर बेसिकली डिफरेंस नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है 4 इंपॉर्टेंट एरियाज की, पहली बात एपीएमसी की मोनोपोली नहीं है, दूसरी बात क्रॉप के हिसाब से एपीएमसी कितना खरीदती हैं, ओपन मार्केट में कितना जाता है या क्रशर्स कितना खरीदते हैं, ये चेंज होता रहता है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है वो जो एफपीओस को बेचते हैं उनका है, उसके बाद एपीएमसीज का है, गवर्नमेंट एजेंसीज का है और फिर बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स का है। इसके अलावा जो लार्ज लैंड होल्डिंग है वो एपीएमसीज को बेचना ज्यादा प्रेफर करते हैं और जो सेटिस्फैक्शन है लार्ज लैंड होल्डिंग के फार्मर्स का ज्यादा है और स्मॉल लैंड होल्डिंग के फार्मर्स का कम है। पांचवा पॉइंट कि जो हमारे स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, लैंड होल्डिंग साइज बड़ी है, एपीएमसी में ज्यादा बेसिकली सेल करते हैं, इस वजह से फार्म लॉस को लेके इन शायद फार्मर्स के माइंड में ज्यादा क्वेश्चंस या ऑपोजिशन देखा जा रहा है। क्या सबक हो सकता है कि क्लियरली जब सेटिस्फैक्शन लेवल एफपीओस पे सबसे ज्यादा है तो क्यों ना गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी जहां पे फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या एफपीओस को प्रमोट किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए, इक्विप किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, एम्पावर किया जाए, ऐसी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जाए। एपीएमसीज को कमजोर करने की बजाय या अगर ओपन मार्केट क्योंकि फार्म लॉज रिपील हो गए हैं ऑप्शन बहुत वाइबल नहीं दिखाई देता है तो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कार्टेलाइजेशन को हटाने का, रोकने का, अच्छी प्राइस रियलाइजेशन करवाने का, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर्स सभी के लिए कि एक्चुअली फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस को प्रमोट किया जाए। जो उम्मीद है दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन जो डेटा सेट से निकल के ऐसे सर्वे से निकल के आई है आपको यूजफुल होगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, फार्म सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, डेफिनेटली फॉर योर मेंस, एथिक्स एंड आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू एंड डिस्कशन। स्टे ट्यून्ड। जय